नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर लगातार दूसरे दिन जोरदार गिरावट देखने को मिली है और $4 पर MMBTU के नीचे फिलहाल अब कारोबार होता हुआ नजर आया है। अगर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो 15% की गिरावट अब तक हम गैस में यहां पर दर्ज कर चुके हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल देर रात 4% की गिरावट थी और गिरावट के साथ ही फिलहाल एशियन मार्केट्स में भी कारोबार हो रहा है। साथ ही साथ 2023 के लिए IBX यानी कि इंटरनेशनल इंडिया बुलियन एक्सचेंज की क्या है प्लानिंग और पिछले 2 क्वार्टर्स उनके लॉन्च के बाद कैसे बीते, उस पर करेंगे डिटेल में चर्चा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जुड़ेंगे IBX के MD एंड CEO अशोक गौतम। लेकिन शुरुआत यहाँ पर गैस के साथ कर लेते हैं और जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है शायद बहुत आउट ऑफ सरप्राइज नहीं है। एक तो जय, अगर गैस को देखें तो वॉलेटिलिटी तो यहाँ पर बरकरार रहती ही है और जिस तरह से हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, क्लियरली फैक्ट है कि रिसेशन की चिंताएं हैं। यूरोपियन यूनियन और जर्मनी में गैस के भंडार अच्छे खासे हैं और जनवरी का फर्स्ट हाफ यहाँ पर माइल्ड वेदर रहने की एक्सपेक्टेशन है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, नेचुरल गैस में इस विंटर में जो मूवमेंट देखने को मिला थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए रहा क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ कि विंटर बहुत ही क्राइसिस भरा रह सकता है, पूरा यूरोजोन सफर कर सकता है, तो उस तरह की सिनेरियो नहीं बना क्योंकि जो एक्सेस सप्लाई है वो नेचुरल गैस का रहा यूरोजोन में। जनवरी या न्यू ईयर ईव पे जो एक यहाँ पे काइंड ऑफ हीट वेव देखने को मिला पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, टेम्परेचर जो अक्सर माइनस में रहता है, इस बार आई थिंक 15 से 20 डिग्री के आसपास यहाँ पे होवर करता रहा। तो जो नेचुरल गैस का एक विंटर डिमांड है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला और हायर इन्वेंट्रीज एक अलग ट्रिगर था। इसके कारण हम लोगों ने एक बड़ा गिरावट देखा है। मुझे नहीं लगता है कि अब जो एक आध महीने बचे हैं विंटर्स के, स्पेशली यूरोप में, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। प्राइसेस हो सकता है इसी 10% के रेंज में होवर करें। तो ये अगर कोई किसी ने ये बुलिश पोजीशन क्रिएट किया था ये एंटिसिपेशन में कि इस बार सीवियर विंटर हो सकता है और इन्वेंट्री का शॉर्टेज रह सकता है, मुझे लगता है उनके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है ये नेचुरल गैस का फॉल। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने जय कहा, मैं देख रही थी टेम्परेचर्स यहाँ पर यूरोप और यूएस की काफ़ी सारी स्टेट्स के, कंट्रीज़ के, और बॉम्बे से कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। उनके टेम्परेचर्स अगर 8-10 हैं तो हमारे भी 15-16 के आसपास तो थे। तो क्लियरली कैन फील दैट, क्योंकि अगर जनवरी में ये हालात हैं तो आगे जाके किस तरह की ठंडियाँ रह सकती हैं। क्लियरली नेचुरल गैस उसको यहाँ पर फैक्टर इन कर रहा है। अब रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आप एनर्जी एज अ पैक यहाँ पर फॉलो करते हैं तो चाहे वो क्रूड है, गैस है, इवन कोल जो पिछले साल 140% बढ़ा था, वहां पर भी इस साल की शुरुआत काफी ऑन द वीकर साइड हुई है। एनीथिंग विद इन द पैक जो आपको लगता है ट्रेड करने जैसा है? रुपेश, आप म्यूट पर हैं। पर्टिकुलरली लग रहा है नेचुरल गैस में फ्री फॉल जो चल रहा है, मुझे लग रहा है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन था वो हिसाब से क्लाइमेटिकल चेंज हुआ नहीं है एंड ठंडी हुई नहीं है, तो डेफिनेटली कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा। तो लग रहा है नेचुरल गैस आगे भी बेरिश ही मोड पे रहेगा। मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है, यानी कि खरीदारी करके फिलहाल यहाँ पर काम नहीं करना है। जय, नॉट जस्ट नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल में कल 5% की गिरावट थी, कच्चा तेल 4% तक यहाँ पर गिरा। अक्रॉस बोर्ड हमने ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ उसी तरह की मुनाफा वसूली आते हुए देखी। अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो इन करंट स्तरों पर क्या करने की अब राय है? जी मनीषा, देखिए कच्चे तेल में भी यहाँ पे जो एक विंटर एक्सपेक्टेड डिमांड है वो नहीं था, तो एंटायर एनर्जी पैक में जैसा आपने बताया कि एक करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि क्रूड ऑयल का डायनामिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स, ग्रोथ, रिसेशन, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बट करंट लेवल्स पे मुझे नहीं लगता यहाँ से और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो 6200 6150 मुझे लगता है ये एक बॉटम की तरह एक्ट कर सकता है टाइम बीइंग एमसीएक्स प्राइसेस में, और हायर साइड में मुझे लगता है 6800 का लेवल रह सकता है। इसी दायरे में मुझे लगता है कि एक महीने तक ये काम काज करेगा। लोअर साइड में मिलता है तो सपोर्ट के आसपास बाइंग कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6040।
हायर साइड अगेन 6,700 के आसपास वो एक प्रॉफिट टेकिंग का रेंज रहेगा। ऑलराइट। एंड रुपेश, जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने कच्चे तेल में यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या उसका कुछ भी इम्पैक्ट गुआर पे फिलहाल है या फिर अभी भी हम डिमांड सप्लाई के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं? डेफिनेटली यस्टरडे जो क्रूड ऑयल का भाव 4% से नीचे गया, उसकी इम्पैक्ट आज डेफिनेटली गवार सीट के काउंटर पे हुई है। लेकिन 8% डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर लिमिटेड। सप्लाई भी 6000 के नीचे आ नहीं रहा है और डिमांड भी अभी स्लो डाउन है। क्रूड ऑयल की इम्पैक्ट गवार सीट के आज के दिन में दिख रहा है, बिकॉज कल भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन फिर भी 50 से 100 रुपया ऊपर बढ़ा हुआ था। लेकिन क्रूड ऑयल के कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, थोड़ी जो तेजी वाले ने हाथ लिए हुए उसकी बिकवाली दिख रही है बाजार में आज। लेकिन 6000 के नीचे अगेन काउंटर गवार सीट का काउंटर बाइंग काउंटर ही बनता है। ऑलराइट, तो यानी कि सेल ऑन अपटिक्स की जगह बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अब भी फिलहाल यहाँ पर गुआर सीड और गुआर गम में जारी करके आप रखें। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सभी एसेट क्लासेस में कल देर रात मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन सोने और चांदी में हमने यहाँ पर हर डिप पे खरीदारी फिर से आते हुए देखी है। यहाँ पर आज में क्या रेंजेस बनती हुई दिखेंगी जय? जी मनीषा, देखिए गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है एक जो मोमेंटम है तेजी का, ये आने वाले दिनों में भी बरकरार रह सकता है। स्पेशली अगर सिल्वर की बात करें तो जिस हिसाब से एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे सिल्वर के इन्वेंट्री शॉर्टेजेस रह सकते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक हेज फंड और म्यूचुअल फंड की जो एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है सिल्वर की तरफ, और इंडस्ट्रियल यूसेज के कारण भी यहाँ पे डिमांड में अपसाइड देखने को मिल सकता है। आपके शो में आई थिंक दिसंबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तब मेरा टारगेट था 85,000 का। मैं अभी भी उस टारगेट को मेंटेन कर रहा हूँ। जहां तक गोल्ड की बात है, मुझे लगता है वेरी सून वी कैन सी 56,000 तक का लेवल्स, तो हर डिप पे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। यानी कि नए हाइज की राह पर यहाँ पर सोना है, बहुत दूर इन स्तरों से फिलहाल नहीं है। और जय, चांदी में किस तरह की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है फिर? चांदी में भी मुझे लगता है मनीषा कि 67,000 हो सकता है एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करे। हायर साइड मुझे लगता है 78,000 तक का लेवल हो सकता है 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाए। ऑलराइट, यानी कि बाइंग साइड पे यहाँ पर सोने चांदी में आप बरकरार हैं। जैसे कहा गया, पिछले 24 घंटे में अगर बाकी एसेट क्लासेस देखें तो सब जगह गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सोना चांदी यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड। रुपेश, एग्री स्पेस में अगर हम यहाँ पर स्पाइसेस की अब बात करें तो जीरा एक नॉन स्टॉप रन जैसा अब नजर आता है। सभी कमोडिटीज एसेट क्लासेस को इसने पिछले साल में आउट परफॉर्म किया है और शुरुआत इस साल की भी काफी बेहतरीन हुई है। डेफिनेटली जीरा अनएक्सपेक्टेडली आउट परफॉर्म किया है। सबको ऐसा लग रहा है 30,000 पे थम जाएगा, लेकिन 30,000 और झड़प और स्पीडी जा रहा है, जिससे पिछले मंडे और ट्यूसडे को हमने ऊपर की सर्किटें दिखी। आज थोड़ी डेफिनेटली जो एक्शन की तरफ से नए मार्जिन इंपोज हुए हैं उसकी इम्पैक्ट हुई है। ऊपर के लेवल से तेजी वाली भी थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एंड नो डाउट टोटल ट्रैप हो गए मंदी वाले, जिनकी धारणा थी कि बहुत अच्छा करो पे ये डिमांड नहीं रहेगी, क्या 30,000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन सबको बाजू पे रख के 34,000 का लेवल नेक्स्ट 2 डेज में दिखा। 25,000 आते आते 6 महीना लगा था। 25,000 से 27,500 आते आते 15 दिन हुआ। 27,500 से 30,000 आते आते 1 वीक हुआ और 30,000 से लेके 34,000 में सिर्फ 2 दिन में आ गए। सोच के तेजी कितनी जबरदस्त थी, और याद रहेगी सबको मंदी वाले को ये जीरा की ये तेजी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और जैसे वो आपने टाइमलाइन यहाँ पर बताई है, जी हाँ, बहुत कम समय में। और जैसे आपने कहा कि बेयर्स यहाँ पर फुल्ली ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बढ़त यहाँ पर एक तरफा थी। मार्जिन लगने का इम्पैक्ट हमने ऑफकोर्स यहाँ पर बाजार में आता हुआ देखा है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि जो नई फसल है वो 1 महीने बाद आएगी। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद फॉर द वेरी नियर टर्म शायद ना हो। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, रुपेश संजय, हमारे साथ और जुड़ने के लिए। तो एनर्जी पैक में फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है, सोने चांदी में खरीदारी ही करनी है। और जहां तक एग्री की बात है गुआर और जीरे में अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे एक्सक्लूसिव चर्चा IIBX के MD and CEO अशोक गौतम के साथ। नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज यहाँ पर एक बेहद खास मेहमान हैं। IIBX के MD and CEO अशोक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार और नए वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। 2022 पूरा तो आपसे कैसे ही पूछें, क्योंकि आप 2 क्वार्टर्स यहाँ पर यंग हैं। जुलाई 29 को यहाँ पर IIBX लॉन्च हुआ था, लेकिन कैसे रहे पिछले के 2 क्वार्टर्स? क्या नंबर्स आपको देखने को मिले हैं? किस तरह की ग्रोथ रही?
मनीषा जी, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को 2023 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीषा जी, जैसा आपने कहा कि 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें IBX लॉन्च किया था गिफ्ट IFSC में आके, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मुकाम था, बहुत ही अहम दिन था। और वो अहम दिन इसलिए भी था क्योंकि एक प्रधानमंत्री ने देश के आके हम लोगों के सामने एक लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा आपको ये करना है। जैसे उन्होंने बताया कि गोल्ड के लिए हमको प्राइस इन्फ्लुएंसर और गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबली प्राइस मेकर भी होना है। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप, एक कदम बाय कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ इन्हीं 2 क्वार्टर्स की बात करूं तो ये देखिए, डेटा को किसी भी तरह से दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो 2.78 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर में गोल्ड हम इंपोर्ट कर पाए जी। पर ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है। और लेकिन अगर ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हम जाएंगे, हम अपने लक्ष्य पे जो हमने सोचा है उससे पहले पहुंच जाएंगे। ऑन कोर्स हैं हम, बिल्कुल ऑन कोर्स हैं। और बहुत सी चीजें जो नहीं हो पाई हैं उसकी भी वजह हैं, लेकिन हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका एक्सचेंज IBX मार्केट के लिए बना है, और हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो मार्केट का फीडबैक लेके उसको सुन के उसमें वो स्टेप्स का इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर ग्रोथ बताई, लेकिन इन 2 क्वार्टर्स में वो कौन सी एक बड़ी चीज आपने यहाँ पर की जो आप कहते हैं कि एक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम हुआ? मनीषा जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में जितने भी एक्सचेंज हैं, हमें भी बताया, मैंने भी कई जगह पूछा बिफोर ये बात मैं किसी को बोल पाया। इनफैक्ट 11 अक्टूबर को हम लोग 100 किलो का हमारे पास गोल्ड आया सप्लायर से, और 77 किलो के इक्विवेलेंट डॉलर आया, एक ही दिन में आया। उसी दिन बुलियन डिपॉजिट रिसीट बनी, उसी दिन ट्रेड हुआ, और शाम को हमारी 6 बजे क्लियरिंग चालू होती है। और 6 बजे क्लियरिंग होने के बाद BDR सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में गई, और फिजिकल गोल्ड भी हम उसी दिन बाहर कर पाए कस्टम ड्यूटी पे करा के। तो ये एक बहुत ही अहम चीज थी, बिकॉज दुनिया भर के किसी भी एक्सचेंज में सेम डे फिजिकल डिलीवरी की कभी बात ही नहीं हुई। और ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आज हमने एक टेस्ट केस बताया, और ये बताया कि ये सिर्फ टेस्ट केस ही नहीं रहेगा, गोइंग फॉरवर्ड ये हमेशा आपको सेम डे डिलीवरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा और प्रयास करना है। और जो अगर आप बताएं तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अभी हम जो T+0 कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम इसमें थोड़ा और सुधार लाना चाह रहे हैं। अभी सुधार के लिए जब मैं बोलता हूं तो मैं T+0 को T+30 बोलता हूं, तो सब कहते हैं क्या सुधार हुआ। तो इसमें सुधार ये बताना चाहूंगा कि T+0 को हम T+30 जब बोलते हैं वहां 30 मिनट्स है। तो यानी कि जो भी ट्रेड होगा उसके हर 30 मिनट पे हम साइकिल चलाएंगे क्लियरिंग और सेटलमेंट की, ताकि ट्रेड होने के 30 मिनट के अंदर आपको बुलियन डिपॉजिट रिसीट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए आपके खाते में जाने की। इसकी एक सिंपल वजह है, पूरा जो आज मार्केट है वो रुपया दे के गोल्ड लेता है, और उनको आदत है कि साहब उनको उसी दिन गोल्ड मिल जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि, ये तो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको गोल्ड सेम डे दिला पाएं? उस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं। आज हमारे पास ये प्रॉमिस जरूर है हमारे वॉल्टिंग पार्टनर्स का कि नेक्स्ट डे गोल्ड मिल जाएगा, लेकिन उसको कैसे इंप्रूव करना है? उसको इंप्रूव करने के लिए एक और चीज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी परमिट कर दिया है कि किसी भी SEZ में हम चाहे, मतलब IFSC हमारा रेगुलेटर चाहे, ऑफ कोर्स सब मार्केट जैसा चाहे, वहां पे IFSC के अप्रूव वॉल्ट्स बन सकते हैं। ओके, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो 3 से 6 महीने में आप ये देखेंगे कि हम चारों पांचों जो हमारे रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, सभी में हम SEZ में IFSC वॉल्ट लगा पाएंगे। अब क्या होगा उससे कि सेम डे T+30 के साथ सेम डे जो भी जिसने भी डॉलर भेजा वो अगर गोल्ड निकालना चाहता है तो उसको सेम डे गोल्ड मिल जाएगा। ओके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए और जल्दी से आप लोग सबके सामने आ जाए। ओके, इवन एज इट्स जस्ट 2 क्वार्टर्स, हमने 2 बड़ी चीजें यहाँ पर जो होते हुए देखी। एक तो ये कि यहाँ पर अब हेजिंग की जा सकती है, और दूसरा डायरेक्टली इंपोर्ट्स भी किए जा सकते हैं। कितना फायदा इसका यहाँ पर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स उठाते हुए दिखेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 75 क्वालिफाइड ज्वेलर ऑलरेडी लिस्टेड हैं, और करीब 30 की एप्लीकेशन अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेस हैं। Okay. और ये नंबर 100 तक आ जाएगा।
बात नंबर की नहीं है, बात यह है कि ये 75 जो हैं ये भारत के टॉप बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स हैं, राइट। और वो बहुत एक्टिवली चाह रहे हैं कि वो आईबीएक्स के साथ जुड़े, इसीलिए वो हमारे पास आए हैं। अभी छोटा सा एक चीज और जो हमको समझना है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमको कैसे सपोर्ट किया। पहले डीजीएफटी ने इनेबल किया क्वालिफाइड ज्वेलर, इफ्सका ने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, क्वालिफाइड ज्वेलर्स की डेफिनेशन बनाई, उसके बाद क्वालिफाइड ज्वेलर्स आए। मई में सर्कुलर आया जहां पे उन्होंने बताया कि डॉलर फ्लो परमिटेड है एडवांस में आईबीएक्स पे लेने के लिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो इंडियन आईबीयू बैंक्स हैं, दैट मीन आईबीयू मतलब आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स, इंडियन बैंक की ब्रांचेस गिफ्ट आईएफएससी में, जो कि आईएफएससी के तहत काम करती हैं, वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन सकती हैं। उसके बाद अब ये लेटेस्ट चीज आया कि जितना भी गोल्ड का जो जितने भी रेजिडेंट एंटिटीज हैं भारत में अदर देन इंडिविजुअल्स जिनकी गोल्ड प्राइस रिस्क है, वो आईएफएससी के एक्सचेंजेस में हेज कर सकते हैं अपनी प्राइस रिस्क डॉलर टर्म में। उसके लिए हमें ऑलरेडी रेगुलेटर ने हमें बोला है और हम भी उसके लिए तैयार हैं। हम अपने बोर्ड के पास वो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और अगली बार मैं शीघ्र ही आपको बता पाऊंगा कि हमने गोल्ड फ्यूचर्स भी लॉन्च कर लिया है। ओके, जो बचा अब वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए आप क्या कर रहे हैं। गोल्ड लोन्स की जहां तक बात है, एसईजेड टू एसईजेड की जो ट्रांसफर्स हैं, क्योंकि डिलीवरी सेंटर्स की तो आपने यहाँ पर बात ऑलरेडी की ही है, तो इसका क्या काम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस नए साल में? मनीषा जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ये एक हमको भी मीटिंग्स में बुलाया गया और जहां भी हम जाते हैं बहुत सी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की संस्थाएं हैं, काउंसिल्स हैं, वो हमसे पूछते हैं कि गोल्ड एक्सपोर्टर्स को कैसे मिलेगा। हमने कहा देखिए कोई भी क्वालिफाइड ज्वेलर गोल्ड ले जा सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर के लिए पहला सवाल, क्या हम एसईजेड टू एसईजेड ट्रांसफर करा सकते हैं जीरो ड्यूटी पे? उसके लिए हमने बात किया है अधिकारियों से, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एसओपी बनना है। वो एसओपी जैसे ही बन जाएगा, बन रही है, वो एसओपी जैसे ही बन जाएगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं, तो वो काम भी हो जाएगा। दूसरी चीज है कि क्या जो डीजीएफटी एडवांस ऑथराइजेशन देता है एक्सपोर्टर्स को, क्या वो एडवांस ऑथराइजेशन का यूज किया जा सकता है गिफ्ट आईएफएससी में गोल्ड को लेने के लिए? उसके लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है रेलेवेंट अथॉरिटीज को, हमारे रेगुलेटर को, और वहां से आगे जैसा भी उस पर काम चल रहा है। तीसरी चीज बहुत अहम है, वो ये है कि जो डोमेस्टिक एरिया में है, डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है और वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एसईजेड में नहीं है, उनके पास एडवांस ऑथराइजेशन नहीं है, तो वो गोल्ड हमसे कैसे ले सकते हैं बिना ड्यूटी पे करे, जैसा जो नियम है। उसके लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, कि हमारे यहाँ आइस गेट पे काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कस्टम्स, सभी रेलेवेंट अथॉरिटीज, हमारे जो डेवलपमेंट कमीशन है वहां पे, हमारे जो रेगुलेटर हैं आईएफएससीए, सभी इसमें साथ साथ काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही इसी महीने, जैसा मुझे पता है, नहीं तो एक हफ्ता 2 हफ्ता और जोड़ लीजिए, गिफ्ट आईएफएससी में आप आइस गेट को पाएंगे। एक बार आइस गेट आ गया तो जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं, वो बैंक गारंटी या जो बॉन्ड देके वहां से ले सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, और वो चीज हो जाएगी। एक और चीज आइस गेट से होगी कि टीआरक्यू जो होल्डर्स हैं सेपा में, इंडिया यूए सेपा में, उसके बाद वो लोग भी हमारे यहाँ से ले पाएंगे। एक फाइनल सवाल है, और वो ये कि इतनी सारी बात तो सोने में की जा रही है और वहां पर काफी सारे कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर और कमोडिटीज ऐड करने की बात की जाए तो क्या हम चांदी, कॉपर, इन सब कमोडिटीज का भी एक इन्फ्लुएंस या फिर एक एडमिसिबिलिटी देखते हैं? हाँ मनीषा जी, अभी जैसा नाम बुलियन एक्सचेंज है तो सिल्वर जरूर है, तो सिल्वर के लिए ऑलरेडी हमारा रिप्रेजेंटेशन जा चुका है, बिकॉज अगर डीजीएफटी का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखें उसमें गोल्ड लिखा था, तो वो प्रोसेस एक ऑन है, रेगुलेटर के थ्रू वो सब बात चल रही है। तो जैसे ही होगा, मैं चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इसी क्वार्टर में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सबको ये खुशखबरी दे पाए, क्योंकि चांदी में काफी काम भी हुआ है लास्ट ईयर, और हम चाहते हैं कि एक्सचेंज पूरा वाइब्रेंट रहे, वहां पे कुछ ना कुछ होता रहे, कभी मान लीजिए गोल्ड डिस्काउंट में तो चांदी का भी काम चलता रहे, तो ये है। और दूसरा प्रेशियस मेटल की बात है, पैलेडियम, प्लेटिनम, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आपने कॉपर वगैरह बोला, फिर बेस मेटल और वो सब भी देखिए, सब बाद की बातें हैं, अभी आएंगे उस पे। रेगुलेटर क्या सोचता है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि हम
IFSC से साथ काम कर रहे हैं, मेरे इतने अनुभव में 40 साल के, इससे प्रोग्रेसिव रेगुलेटर में डील नहीं किया। इट्स अमेजिंग रेगुलेटर एंड नॉट दैट मैं चैनल पे हूँ, पर ये बात मैं वैसे भी बोलता हूँ। ऑलराइट मिस्टर गौतम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। क्लियरली IBX में काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है, और जैसे आपने कहा, आपने पूरे 2023 की बात नहीं की, आपने फर्स्ट क्वार्टर 2023 की बात की है कि यहाँ पर ही बहुत सारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।